हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लॉजिक। मैं मोहित मोहनिया आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में द इंग्लिश लॉजिक में, जिसमें मैं पूरे कंपटीशन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सारे डिफेंस लाइन हो गए, सीपीओ, सीपीएफ, कैट, जितने भी कंपटीशन जिसमें कि इंग्लिश पूछ जाते हैं सबका मैं प्रिपरेशन करवाता हूं। तो आज मेरा जो है बेसिक क्लास, मैं पिछला वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बता चुका हूं कि मैं बेसिक क्लास लेने वाला हूं। तो अब बेसिक क्लास का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो बेसिक क्लास भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में बेसिक क्लास हो गया तो एक 5 या 6 क्लास के बच्चे को बेसिक दिया जाता है, एक 10th क्लास के बच्चे को बेसिक दिया जाता है। अब हम लोग को कंपटीशन का बेसिक चाहिए, ना कि 5 और 6 क्लास का बेसिक चाहिए। मतलब कंपटीशन का बेसिक एक ऐसा बेसिक होना चाहिए जिसमें मुझे कंपटीशन में, हम लोगों को कंपटीशन में जाने में सहजता महसूस हो। मतलब यह है कि हम लोग जब कंपटीशन में प्रवेश करें, कंपटीशन का जब प्रॉब्लम सोल्व करें तो मुझे इजी नजर आए, मतलब एक ऐसा फील नहीं हो कुछ अनोखा चीज देखा जा रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश का। पहला पॉइंट है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है, दुनिया में बहुत सारे भाषा हैं, तो उसी में से इंग्लिश भी एक भाषा है जो कि हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लिश इज द नेचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, जो कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश जो है सही भाषाओं का मिश्रण। इसमें बहुत सारे भाषाओं का समावेश किया गया है। ग्रीक वर्ड आया है, लैटिन वर्ड आया है, रोम से भी बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं, मतलब हर एक एरिया से इसमें आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब सबसे बड़ी बात है इसका सिलेबस। अब मैं सिलेबस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सिलेबस इसका क्या है। हम लोग शॉर्ट में किसी भी कंपटीशन का सिलेबस समझते हैं कि आखिर पूरे कंपटीशन में एसएससी हो या बैंकिंग हो या डिफेंस लाइन हो, तो हर क्षेत्र में इसका सिलेबस क्या रहता है। तो इसका जो सिलेबस है एक्चुअली कॉमन सिलेबस होता है। बैंकिंग हो या एसएससी हो, कोई सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत का लेवल जो होता है वो ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे मैं सिलेबस अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। इंग्लिश जो होते हैं इनके मेन जो होते हैं 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर्स से बने होते हैं इंग्लिश। फर्स्ट आपका ग्रामर हो गया, सेकंड आपका वर्ड हो गया, वर्ड मीन्स वोकैबुलरी। थर्ड पॉइंट जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन को ही कंपटीशन की भाषा में बोला जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो अब शॉर्ट में सिलेबस ये हम लोग लिखते हैं कि ग्रामर में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या आते हैं। तो पहला जो है वो आपका नाउन हो गया, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपका जो हो गया इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। उसके बाद इसमें जो आ जाता है एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एक्स्ट्रा टॉपिक। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब हो गया कि जो कुछ भी मैं नहीं लिख पाया हूं, जो कुछ भी छोटा मोटा पॉइंट बच चुका है, छोटा मोटा टॉपिक बच चुका है, वो सारे टॉपिक को मैं इसमें पढ़ाऊंगा।
अब नेक्स्ट बात ये हो रही है कि इसमें बहुत सारा चैप्टर है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे आर्टिकल है, डिग्री है, कॉजेटिव वर्ब्स है। तो जो आर्टिकल, डिग्री और पॉजिटिव वर्ब्स जो है वो सब टॉपिक के रूप में इसके अंदर मैं डाल चुका हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका एक ही कॉन्सेप्ट पर सारा का सारा 3 से 4 चैप्टर हो जाता है क्लियर। जैसे कि आप देख लीजिए एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है। मतलब है कि यदि एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं तो आर्टिकल भी पूरा खत्म हो जाएगा आपका, केवल और केवल एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट से। तो इसको अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आपको डिग्री भी पढ़ाई जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का स्वरूप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ टॉपिक जो भी छूट चुका है, आपको नजर नहीं आ रहा है, वो इसके अंदर समावेश है, इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट वोकैबुलरी की तरफ कि वोकैब में आखिर क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला तो है सिनोनिम्स, सेकेंड एंटोनिम्स, थर्ड OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक्स्ट्रा टॉपिक में मतलब जो कुछ बच चुका है, जो कि लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे इतना पढ़ने के बाद। थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं हम लोग। कॉम्प्रिहेंशन में तो आपका हो गया पहले जो RC हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज मीन्स एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर 5 क्वेश्चन रह सकते हैं। बैंकिंग में 10 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 7 क्वेश्चन दे सकता है, कभी 4 क्वेश्चन हो गया, उसकी मर्जी के अनुसार है। तो कुछ भी क्वेश्चन रह सकते हैं और उस पैसेज के अंदर फिलर रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। 4 मीन्स कि 4 अप्रोप्रिएट वर्ड आपको रहेंगे और उस अप्रोप्रिएट वर्ड में से आपको चुनकर वो आपको सिलेक्ट करना है। मतलब है कि सेकंड है क्लोज टेस्ट। थर्ड जो हो जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट। उसके बाद आपका हो जाता है फिलर। अब फिलर में सब आ गया, सिंगल फिलर, डबल फिलर, जो भी है। सेंटेंस अरेंजमेंट का ही दूसरा नाम है पैराजम्बल, जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कि 4 सेंटेंस दिया रहेगा या 5 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आगे पीछे करके समझना रहेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में अपने लैंग्वेज में कहते हैं PQRS, कि PQRS बनाना है। तो PQRS वही होता है जो हम लोग बोलते हैं PQRS। तो ये मोटा माटी आपका जो हो गया शॉर्ट में सिलेबस, मैंने बता दिया कि यही इतना ही सिलेबस है। अब कवर करने का तरीका, सबसे पहला बात है कि मैं एक एजुकेटर हूं, तो मुझे ये बताना होगा कि जो सबसे अच्छी तरीका जो मुझे लगती है, क्योंकि हर इंसान का तरीका जो है अलग अलग पढ़ाने का होता है, समझाने का होता है। तो एक ऐसा सिलेबस जिसके अंतर्गत ये दोनों कवर हो सकता है एक ही पॉइंट से। मतलब कि कोई ऐसा क्या उपाय है जिससे कि ये भी रटना ना पड़े और ये भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि सिनोनिम्स के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो रट्टा मारते हैं। बहुत सारे क्या 99.99% विद्यार्थी जो होते हैं वो रट्टा मारते हैं। मिस बुक ले आएंगे और उसके बाद सिनोनिम्स रटना शुरू करेंगे। 500-800 सिनोनिम्स रटते हैं, इंटोनिम्स रटते हैं, OWS रटते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह वगैरह जो भी कोई रटा जाता है। तो रटना क्या सही चीज़ है? ये चीज़ कभी, कोई भी चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती है। रटना भी चीज़ गलत नहीं है। क्यों? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो रट कर भी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं। तो रटना गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या रटना संभव है सबके लिए? तो जी नहीं। यदि किसी भी चीज़ को आप यदि किसी चीज़ को आप समझकर ग्रैब कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। मतलब यह हुआ कि इस चीज का क्या ऐसा उपाय है कि जो कि सबसे बेहतरीन चीज है। तो मुझे लगता है जो मेरे समझ से है वो है न्यूज़पेपर। मतलब यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका ये दोनों पोर्शन क्लियर हो जाएगा। मतलब दोनों पोर्शन क्लियर करने के लिए एक ही रामबाण है, वो क्या है? न्यूज़पेपर।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ग्रामर भी न्यूज़पेपर से हो सकती है? जी हाँ, न्यूज़पेपर तो ओवरऑल सब चीज़ का समावेशी होता है, तो न्यूज़पेपर में से ग्रामर भी हो सकती है, लेकिन चूंकि सारे ग्रामर नहीं आ सकते हैं, ग्रामर का हर टॉपिक नहीं आ सकता, हर पॉइंट नहीं आ सकता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर रूल तो उसमें दिया जाए। लेकिन वर्ड आपका कभी न कभी रिपीट होकर आ ही जाएगा। तो वर्ड के लिए जो सबसे परफेक्ट चीज है, आप सिनोनिम्स रटोगे, एंटोनिम्स रटोगे, OWS, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके न्यूज़पेपर में कभी ना कभी आना शुरू ही हो जाएंगे। मतलब यदि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप वही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो पिछले न्यूज़पेपर का पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाएगा। जैसे कि मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो बहुत सारे चीज़ का रट्टा मारा था, लेकिन वो रट्टा मारा हुआ चीज़ काम नहीं कर सका। क्यों नहीं काम कर सका? क्योंकि रटा हुआ चीज़ कभी भी ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है। आप याद कर लोगे, हो सकता है कि 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक रहे, हो सकता है कि एग्जाम तक काम चल जाए, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट एग्जाम में आओगे आप तो फिर से उतना ही रटना पड़ेगा। तो इसका उपाय जो है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो ऑफलाइन क्लास में जो मैंने अपना एक तरीका निकाला है, वो अपना पर्सनल तरीका बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं ऑफलाइन में करता हूँ क्या हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर लेता हूँ, और द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई एक टॉपिक, छोटा सा न्यूज़, कोई भी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं, फाउंडेशन क्लास चलती है तो उसमें एडिटोरियल मैं नहीं पढ़ाता हूँ। एडिटोरियल मतलब लास्ट में पढ़ाता हूँ। मतलब कि स्टार्टिंग जब होती है, यदि आप घर पर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, तो स्टार्ट में आप क्या कीजिए कि एक छोटा सा कोई टॉपिक ले लीजिए। अब उस टॉपिक को आप रीड कीजिए, आप उस टॉपिक को रीड कीजिए। मतलब ये हो गया कि कोई भी न्यूज़ आप उठाइए और उसको पढ़िए, अगला दिन वही न्यूज़ पढ़िए, आप जो आज आपने पढ़ा उसी न्यूज़ को दोहराइए, फिर या फिर नेक्स्ट नया न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन में ये करता हूँ कि सबके हाथ में जेरोक्स करवाकर मैं पेज दे देता हूँ, और उसके बाद बोलता हूँ कि घर से आप लोग पढ़कर आइएगा एक बार, और नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन उसको करूँगा। तो मैं 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन करके मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, और जितने भी उसमें वर्ड आते हैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे लोगों को सहजता महसूस होती है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छा महसूस होता है। तो ये तो हो गया मोटा मोटी मेरा सिलेबस और पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि बेसिक क्लास की ओर, कि बेसिक क्लास में थोड़ा सा बेसिक क्लास जान लेते हैं हम लोग कि क्या है बेसिक क्लास। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रामर है क्या आखिर। तो ग्रामर का जो मुझे लगता है, ग्रामर के बारे में जो मैं बोलने वाला हूं कि ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है किसी भी भाषा का संविधान होता है। अब संविधान किसको कहते हैं? संविधान मतलब यही होता है नियम और कानून का संग्रह। मतलब कि हमारे देश को चलाने के लिए या किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए, किसी समाज को चलाने के लिए एक नियम और कानून का संग्रह बनाया गया है, जिसमें नियम और कानून का कलेक्शन है, उसी को कहा जाता है संविधान। उसी तरीके से इंग्लिश को चलाने के लिए, मतलब इंग्लिश को सही तरीके से चलाने के लिए, सिलसिलेवार ढंग से चलाने के लिए जो नियम और कानून का जो संग्रह बनाया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रूल एंड रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? ग्रामर। जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक छोटा सा मैं सेंटेंस लिखता हूं। मैं लिख रहा हूं कि राम इज अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट एक सेंटेंस है। अब राम इज अ गुड स्टूडेंट, क्या यह सेंटेंस सही है? तो कोई विद्यार्थी बोल सकता है सही है, कोई बोल सकता है नहीं सही है। क्यों? क्योंकि कोई विद्यार्थी बोल रहा है इज ए राम गुड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट अगला विद्यार्थी बोल रहा है स्टूडेंट राम गुड ए इज ठीक है, हो गया। तो अब क्या है कि कोई विद्यार्थी ये लिख रहा है, कोई स्टूडेंट ये लिख रहा है सेंटेंस, कोई स्टूडेंट ये सेंटेंस लिख रहा है। अब तीनों जो बोला जा रहा है सब बोल रहा है कि मेरा भी सही है, वो बोल रहा है मेरा भी सही है, वो बोल रहा है मेरा भी सही है। तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये गलत है और ये गलत है, लेकिन ये सही है। तो अब कोई विद्यार्थी पूछ सकता है कि क्यों, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है कि यही सही है और ये सही नहीं है, ये नहीं सही है? क्यों? यदि लॉजिक नहीं है तो ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो लॉजिक है। लॉजिक क्या है
कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। उसका नाम है सब्जेक्ट, उसके बाद जो होता है वर्ब, और थर्ड जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रह सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट रह सकती है, और या फिर अदर वर्ड्स, इसको अदर वर्ड्स भी बोला जा सकता है। मीन्स आपको जो फोकस करना है पूरे और पूरे ग्रामर में, पूरे ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीज पर जो ज्यादा फोकस करनी है वो आपको सब्जेक्ट और वर्ब पर। 2 चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब पर। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं एक बार 2 बार कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? अब देख लीजिए, मेरा पहले ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और थर्ड जो हो गया वो है वो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया वो आपका कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब भी आ सकता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि 80% सेंटेंस का बात है। मतलब कि जो मेन जो मेरा रूल है वो यही है कि पहले सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस सही है। नहीं, ये यहाँ वर्ब दे दिया गया है, उसके बाद आपको दे दिया गया है ये आर्टिकल दे दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया गया है, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर मतलब उल्टा पुल्टा दिया गया है। तो ये सब सही नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब अंग्रेजी तो है बहुत बड़ा चीज, अंग्रेजी तो है, छोटा चीज तो है नहीं, बहुत बड़ा चीज है। तो छोटा जब भी कोई बड़ा चीज बनता है तो छोटे छोटे से मिलाकर ही बनता है। तो इंग्लिश एक बड़ा चीज है। अब इंग्लिश को मैं पार्ट बाय पार्ट में तोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को आप एक नज़र से देखोगे तो बहुत ही कठिन नजर आएगा। तो ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले मैं इंग्लिश का शुरुआत करना हूँ। तो अंग्रेजी को यदि छोटे से छोटे अंश में तोड़ दिया जाए, एकदम छोटा छोटा बारीक कण में तोड़ दिया जाए, तो जो सबसे छोटा अंश मुझे प्राप्त होता है वो कहलाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो अंग्रेजी इससे नीचे अंग्रेजी नहीं है, इससे नीचे अंग्रेजी आपका नहीं है। मतलब कि अंग्रेजी को यदि छोटे छोटे अंश में तोड़ दिया जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है वो कहलाती है अल्फाबेट। अब अल्फाबेट कौन सी क्या हो गया, ABCD Z तक जो हो गया वो हो गया अल्फाबेट। आप लोग पढ़ चुके हैं ABCD, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्फाबेट। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत लोग गौर नहीं करते हैं, वो ये है कि अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है। तो लगभग 99% विद्यार्थी बोलेगा कि 26 होती है, लेकिन यह गलत है। क्यों? किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट की संख्या हमेशा और हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मतलब कि अल्फाबेट की संख्या जो हो गई वो 1, मतलब A से लेकर Z तक टोटल जो 26 लेटर होते हैं उसको बोला जाता है अल्फाबेट। और आप बोलिए कि A को क्या बोला जाता है, B को क्या बोला जाता है, तो ये सबको कहा था लेटर। मतलब कि आपसे कोई पूछेगा कि लेटर कितने होते हैं अंग्रेजी में, तो तब 26 है, लेकिन अंग्रेजी में अल्फाबेट कितना होता है तब होगा क्या, 1। अल्फाबेट की संख्या किसी भी लैंग्वेज में 1 होती है, और अल्फाबेट ये लेटर की संख्या इंग्लिश में कितनी है, 26। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है आई डू नॉट नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि मैं अंग्रेजी भाषा का वर्णमाला नहीं जानता हूं। तो आई डू नॉट नो, मान लीजिए इसको आप कॉमन एरर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन एरर में इसको डाल दिया जाए ABCD, D मीन्स नो एरर। पहली क्लास है तो इसलिए मैं इसको स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, नो एरर। अब हम लोग ये समझते हैं कि अल्फाबेट की संख्या तो जब 1 होती है, तो जब 1 होती है अल्फाबेट की संख्या तो इसको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या कर सकता है, प्लूरल बना सकता है, बनाया भी है कि अल्फाबेट में S लगा दिया गया है, तो अल्फाबेट में S लग ही नहीं सकता है। क्यों? जब इसका हिंदी का वर्णमाला, तो वर्णमाला हमेशा किसी भी लैंग्वेज में 1 रहती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैं अंग्रेजी भाषा का वर्णमाला भी नहीं जानता हूँ, तो वर्णमाला की संख्या चूंकि 1 होती है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका फूल है, फ्लावर। अब इसको मैं क्या हूँ, फ्लावर का
मतलब कि मैंने क्या किया है, एक माला तैयार कर लिया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि फ्लावर का संख्या कितना है, फूल का संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है 10 फ्लावर है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछेगा कि माला का संख्या कितना है, तो माला तो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक सब फूल मिलकर बना है एक माला, तो उसी को ही इसको बोला जाता है फूल माला। और यहाँ से यहाँ तक मिलकर बनता है तो उसको बोला जाता है वर्णमाला। मतलब क्या है कि वर्णमाला की संख्या जो अंग्रेजी में है, मतलब कि अल्फाबेट की संख्या जो अंग्रेजी में है वो 1 है, लेकिन अल्फाबेट में लेटर की संख्या जो है वो है 26। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिले और उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो वो कहलाता है वर्ड। मीन्स क्या है कि यदि एक से अधिक अल्फाबेट के लेटर आपस में मिले, मतलब यदि एक से अधिक अल्फाबेट के लेटर आपस में मिल रहे हैं, मतलब एक से अधिक लेटर मिल रहा है, जैसे पी एक लेटर है, ठीक है, ई एक लेटर है, ठीक है, एल एक लेटर है, ठीक है, मतलब कि एक से अधिक लेटर आपस में मिल रहा है और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो मीनिंग भी निकलना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा वर्ड। जैसे पेन का अर्थ क्या होता है, हाँ होता है, पेन मतलब कलम होता है, तो पेन हो गई, बुक, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, वर्ड है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक अल्फाबेट के लेटर आपस में मिल रहा है और उसका कोई अर्थ निकल रहा है, मतलब अर्थ भी निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अर्थ भी निकलना चाहिए, तब जाके वो वर्ड कहलाती है। तो ये सब क्या है, वर्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं कि JKT। अब क्या है कि PEN है, तो 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर इसमें मिल रहा है। इसमें क्या है, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, 3 लेटर तो इसमें भी मिल रहा है, 3 लेटर इसमें भी है और 3 लेटर इसमें भी है। ये वर्ड है क्या, ये वर्ड है? तो ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? क्योंकि ये अल्फाबेट का लेटर एक से अधिक तो मिल रहा है और इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन क्या JKT का कोई अर्थ निकलता है? या फिर मान लीजिए कि हम लिखते हैं PNCTJ, आप कहेंगे कि ये ग्रुप वर्ड इज इक्वल टू या इज कॉल्ड ए वर्ड, मतलब कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, मतलब एक से अधिक लेटर इसमें भी है, एक से अधिक लेटर इसमें भी है, लेकिन ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं ये वर्ड है? इसका कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। क्या डिक्शनरी में PNCTJ का कोई अर्थ निकलेगा? आप डिक्शनरी में खोजते खोजते मर जाओगे, लेकिन नहीं मिलने वाला ये वर्ड है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या JKT वर्ड नहीं है। तो पहली बात अब समझिएगा कि अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का ये है कि अंग्रेजी मैथ की तरह नहीं है। मैथ में क्या है, यदि 2 जोड़ 2 यदि 4 हो रहा है, 2 + 2 = 4, तो आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब किसी भी चैप्टर में यदि आ जाएगा तो 2 + 2 5 नहीं होगा या 8 नहीं होगा, 2 + 2 4 ही होगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश में ऐसी बात है नहीं। क्यों? अंग्रेजी जो है अवस्थाओं का खेल है, इसमें अवस्था पर बल दिया जाता है, मतलब इसमें रूल काम नहीं करता। रूल काम करेगा एक समय तक, लेकिन यदि आपका अवस्था चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई है, समय चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब नियम भी बदल जाएगा। अब नियम कैसे बदलेगा, जो मैं प्रूव कर रहा हूं अभी। जैसे देखो, मैंने कहा कि यदि एक से अधिक अल्फाबेट के लेटर आपस में मिल रहा है और उसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ड। इसका तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, तो ये तो वर्ड होना नहीं चाहिए, लेकिन इसको अब मैं प्रूव करूंगा कि ये भी एक वर्ड है। कुछ भी चीज वर्ड हो सकता है, अंग्रेजी में कुछ भी चीज संभव है, बशर्ते उसका अवस्था बना दो। अवस्था बना दिया जाएगा तो कुछ भी चीज संभव हो सकता है। जैसे मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ कुछ भी चीज कैसे संभव है। जैसे JKT एक वर्ड नहीं था, अब हम इसको वर्ड घोषित करेंगे, वर्ड प्रूव करते हैं। वर्ड कैसे प्रूव करते हैं? मान लीजिए बोला गया कि राम पर ऐसे लिखने के लिए, तो राम पर ऐसे लिख रहे हैं, तो राम इज ए स्टूडेंट, कुछ भी चीज लिख रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया गया है राम के बारे में लिखकर कि राम इज स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, राम के पिता का क्या नाम है, जो भी है वगैरह वगैरह राम के बारे में लिखा गया है। तो अब ये बताइए कि आपको बोला गया 200 वर्ड में राम के ऊपर राम का जीवनी लिखने के लिए, कोई राम नाम का लड़का जो भी है, राम का जीवनी लिखने के लिए बोला गया है 200 वर्ड में। तो आप यहाँ से यहाँ तक में एक सेंटेंस जब लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में कितना वर्ड है? तो आप देखोगे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड। ठीक है, आप क्या देखोगे? 4 वर्ड देखोगे। तो 4 वर्ड में क्या कि राम भी तो एक वर्ड में आ गया है, मतलब कि किसी भी इंसान का नाम जो होगा वो भी वर्ड की गिनती में आएगा, उसको भी वर्ड बोला जा सकता है। तो अब ये बताइए कि यदि किसी इंसान का नाम
JKT रख दिया जाए, यदि किसी इंसान का नाम JKT रख दिया जाए तो वो भी तो एक वर्ड हो सकता है। मान लीजिए JKT नाम का एक लड़का है, अब बोला गया कि JKT के बारे में आप 10 लाइन लिखिए। आपका फ्रेंड JKT है और उस JKT के बारे में 10 लाइन लिखिए, वही आज का टॉपिक है, उसी पर मार्क्स दिया जाएगा लोग को। तो 200 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है JKT के बारे में। तो आप JKT के बारे में जो जब कभी भी लिखोगे तो 200 वर्ड में से मान लीजिए 5 बार JKT आएगा, तो 5 बार JKT आया है तो वो 5 वर्ड में गिनती आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 वर्ड उसको काउंट किया जाएगा। जब 5 वर्ड में वो काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि JKT भी एक वर्ड है। इसका मतलब प्रूव यह हो गया कि अंग्रेजी में कुछ भी चीज़ संभव है, यदि अवस्था बदल जाएगा तो नियम भी आपका बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ड का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वर्ड क्या हो सकता है। अब आगे समझिएगा कि अंग्रेजी अवस्थाओं का खेल कैसे है। मान लीजिए कि हम लोग ही है, तो ही के साथ इज लगता है हमेशा। यू है, यू के साथ आर लगाएंगे, मतलब ही के साथ इज लग गया, ही के साथ आर तो लगेगा नहीं, यू के साथ आर लगता है क्या। और आई जो है, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ इज नहीं लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या आई के साथ इज लग सकता है? आई इज कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े आप लोग, हम भी नहीं पढ़े थे। लेकिन जब आप अवस्था पर जाओगे तो आई के साथ इज भी लगेगी, आई के साथ इज भी लग सकती है। कैसे लग सकती है जो देख लो। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आई एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आई एक प्रोनाउन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए, आई एक प्रोनाउन है तो आई इज ए प्रोनाउन। अब बताया जाए आई के साथ इज लगा कि नहीं लगा, तो आई के साथ एम लगता था, लेकिन आई के साथ यहाँ पर इज भी लग चुका है। इसका मतलब अंग्रेजी अवस्थाओं का खेल है, अंग्रेजी रटने का खेल नहीं है, अंग्रेजी कोई नियम और कानून में बंधा हुआ नहीं है। अंग्रेजी जो है अवस्थाओं का खेल है। आई के साथ इज भी लग सकता है, यू के साथ भी इज लग सकता है, यू के साथ भी इज लग सकता है, मतलब किसी के साथ भी कुछ भी लग सकता है। यदि अवस्था बदल गया है तो नियम भी बदल जाएगा। तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने पॉइंट पर, टॉपिक पर आ रहे हैं। तो अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट के बाद वर्ड हो गया, वर्ड में पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल चेयर जो भी हो गया वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट और पूरे अंग्रेजी का लास्ट पॉइंट, मतलब अल्फाबेट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है और सेंटेंस जो है आपका अंग्रेजी समाप्त, मतलब पूरा अंग्रेजी का आप ज्ञाता हो चुके हैं सेंटेंस पर ही। क्यों समझाते हैं क्यों। अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस आप सीख गए तो अंग्रेजी भी आप सीख चुके हैं। सेंटेंस, यदि एक से अधिक वर्ड आपस में मिले, यदि एक से अधिक वर्ड आपस में मिले और उसका कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं राम इज अ स्टूडेंट। अब ये बताया जाए राम इज ए स्टूडेंट में एक वर्ड है, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड हो चुका है। तो 4 वर्ड हो चुका है और यहाँ से यहाँ तक का कोई अर्थ भी निकल रहा है। मतलब हमने क्या बोला अभी, यदि एक से अधिक वर्ड आपस में मिल रहे हैं और उसका भी कोई अर्थ निकल रहा है, उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ड। तो एक से अधिक वर्ड आपस में मिल रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक का कोई अर्थ भी निकल रहा है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, तो पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? सेंटेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर ए देखकर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ए कैसे वर्ड हो गया। सर आपने तो अभी डेफिनेशन दिया वर्ड का कि यदि एक से अधिक लेटर आपस में मिले तो वो वर्ड कहलाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि एक लेटर का है और अपने आप में पूरा का पूरा वर्ड है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही नगण्य है, एकदम मिनिमम है, बहुत ही कम है। जैसे ए देख लो, अपने आप में एक वर्ड है। उस तरह से अभी कुछ देर पहले हम लिख रहे थे आई एक ही लेटर है और अपने आप में पूरा का पूरा वर्ड भी है, लेकिन इनकी संख्या जो है बहुत ही क्या है? कम है। मतलब एक लेटर का भी एक वर्ड हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि एक से अधिक लेटर है। ये बात हम बोल सकते हैं कि इनकी संख्या बहुत ही कम है, इतनी कम है कि ये नेग्लिजिबल में चले आते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस। अब सेंटेंस पर ही पूरा का पूरा अंग्रेजी समाप्त होती है। क्यों समाप्त होती है? कि आपको पूरे अंग्रेजी में कहीं पर भी पढ़िएगा तो आपको केवल और केवल सेंटेंस ही मिलने वाला है। मतलब कि यदि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हो
या फिर इलेक्शन अभी चल रहा है तो इलेक्शन के बारे में दिया पढ़ रहे हो, तो इलेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, छोटा छोटा सेंटेंस मिलेगा, मतलब सेंटेंस मिल रहा है, वो फिर अगला सेंटेंस मिल रहा है, फिर उसी में सेंटेंस मिल रहा है। पूरा बुक किससे बना होता है, पूरा बुक जो बना होता है वो स्टोरियों से बना होता है, सारा का सारा स्टोरी रहता है चैप्टर वाइज। और चैप्टर में क्या रहता है, पैसेज रहेगा, पैसेज में के अंतर्गत क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ के अंतर्गत क्या रहता है, सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस को जोड़ते जाओ पैसेज बन जाएगा, उसी पैसेज को जोड़ते जाओ तो पूरा का पूरा स्टोरी तैयार हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग को सीखना क्या है, सेंटेंस सीखना है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमें 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो वो 3 तत्व को अब हम लोग डील करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं एक सब्जेक्ट, सेकेंड जो हो गए मेरे वर्ब, और थर्ड जो हो गया वो है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड जो है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मीन्स के तीनों का डेफिनेशन जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब आपको कभी भी अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो आप यह चीज़ को पकड़ने में एकदम स्ट्रांगली बन जाइए कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कह दिया जाए तो आप तुरंत पहचान जाइए। यदि आप सब्जेक्ट पहचानने में सक्षम हैं तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो चुका है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही जरूरी। पूरे अंग्रेजी का बेसिक ही इसी पर टिका हुआ है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पहचानने का नियम, सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताते हैं कि जो भी कोई काम को करने वाला रहता है, देखो सब्जेक्ट का जो हिंदी ही होता है कर्ता। कर्ता में इस काम को करने वाला, मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कोई काम को करने वाला हो या जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग टू पटना, ठीक है, ही इज गोइंग टू पटना। अब हम लोग चलते हैं, राम इज टीचिंग मी, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट। तो ही इज गोइंग टू पटना, राम इज टीचिंग मी, दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें हम लोग को सब्जेक्ट खोजना है। कोई भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट खोजना है। आई एम ए स्टूडेंट, उसके बाद शी इज ए डॉक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पहले इसको समझते हैं, ही इज गोइंग टू पटना। हमने क्या बोला कि जो काम को करने वाला रहता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो काम को करने वाला मतलब पटना जाने का काम, इसमें कौन कर रहा है, ही। तो जब ही पटना जाने का काम कर रहा है तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राम इज टीचिंग मी, इसमें पढ़ाने का काम चल रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मी नहीं, पढ़ाने का काम राम कर रहा है तो राम सब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, दे, तो दे सब्जेक्ट। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एम ए स्टूडेंट में सब्जेक्ट कौन होगा, आई। क्यों, क्या आई कोई काम कर रहा है, तो देख लो गौर से, देखा जाए इसमें गौर से तो आई कोई काम ही नहीं कर रहा है। आई एम ए स्टूडेंट, आई कौन सा काम कर रहा है, स्टूडेंट का काम नहीं, तो इसमें कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या सब्जेक्ट नहीं होगा, जी नहीं, होगी सब्जेक्ट। क्यों, हमने क्या बताया कि जिसकी चर्चा की जाती है वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जो कोई काम को करने वाला रहेगा वो भी सब्जेक्ट, और जिसकी चर्चा की जाती है वो भी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आई कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन आई अपना चर्चा खुद कर रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो जब आई अपना चर्चा खुद कर रहा है तो जिसका चर्चा किया जाता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट। अब देखिए, सी इज ए डॉक्टर, क्या सी कोई काम कर रही है, सी कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन सी के बारे में चर्चा तो चल रही है, तो जिसके बारे में चर्चा चलती है वो क्या कराता है, सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो अब ये बताइए कि आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़िएगा इंग्लिश में तो आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है। जैसे हम बोल रहे हैं कि पंखा चल रहा है, द फैन इज मूविंग, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, पंखा। क्यों, चलने का काम कौन कर रहा है, पंखा। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देने का काम कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट। कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, तो उद्घाटन करने का काम कौन कर रहे हैं, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार सब्जेक्ट। मोबाइल टूटा हुआ है
तो टूटा हुआ जो है, टूटने का काम जो है, सॉरी जिसके बारे में चर्चा चल रहा है, चर्चा किसका चल रहा है, मोबाइल का, तो मोबाइल सब्जेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि शर्ट बहुत अच्छा है, तो जब शर्ट बहुत अच्छा है, बोर्ड वाइट है, शर्ट अच्छा है, तो चर्चा किसका चल रहा है, शर्ट का चल रहा है, बोर्ड का चल रहा है। तो जिसका चर्चा चल रहा है या जो कोई काम को करने वाला रहता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा भली बात कि सब्जेक्ट कहाँ किसको जाता है। अब सब्जेक्ट से आप लोग को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, मतलब कि सब्जेक्ट क्या हो गया वो आप लोग समझ में आ चुका है अब तक। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आप लोग को पता ही होगा, तो वो फॉर्मूला पहले भी था, आज भी और आगे भी चला रहेगा। मतलब कि हम लोग को जब शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में स्लो मोशन में चलना है, ज़्यादा फास्ट में चलना है, स्लो में चलते हैं। जितना रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, तो रिवीजन को आप बार बार रिवीजन कीजिए। आप किसी भी चीज़ को एक बार ग्रैब नहीं कर सकते हैं, मतलब कि भाई साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुका है कि कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ते हैं या फिर अभी आप कोई भी चीज़ के बारे में सीख चुके हैं तो 1 घंटे के बाद आपका 50% वो उड़ चुका होगा आपके माइंड से। तो वो उड़ चुका है तो उसको लाइए कहाँ से, तो लाने का एक ही उपाय है, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मतलब कि एक बार आप वीडियो को देखकर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, दोबारा देखकर समझ में नहीं आता तीबारा देखिए, मतलब 3 बार जो 1 ट्वाइस थ्राइस 4 जितना टाइम देना है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 10 टाइम्स, जितना बार देखना है उतना बार देखिए, और जितना बार रिवीजन करना है उतना बार रिवीजन कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। तो सब्जेक्ट तो हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वर्ब, कि वर्ब कहाँ किसमें जाता है। डेफिनेशन समझिएगा, एक लाइन में डेफिनेशन है इसका, कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है वही वर्ब कहलाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वर्ब की ओर। डेफिनेशन दे चुके हैं, राम टीचेस मी, दे प्ले क्रिकेट, आई एम अ सिंगर, शी इज a teacher, India is a big country। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट तो आप पहचान चुके हैं, तो अब सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, सब्जेक्ट को डील कर चुके हैं। इंडिया का चर्चा चल रहा है, सब्जेक्ट राम काम करने वाला इसलिए सब्जेक्ट, दे काम कर रहा है खेलने का, आई जो है चर्चा चल रहा है का, सी के बारे में चर्चा चल रहा है सब्जेक्ट। आगे हम लोग चलते हैं वर्ब की ओर। तो इंडिया के होने का पता चल रहा है, मतलब इंडिया के बड़े देश का होने का पता किससे चल रहा है, तो इज से। क्यों, इज का मतलब होता है तो होना, इसलिए इज MR को बी वर्ब भी कहा जाता है, और BEB मतलब होना होता है, इसलिए इसको बी वर्ब कहा जाता है। तो होने का पता जो चल रहा है इज से, तो होने का पता चल रहा है इज से, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ब। सेकंड जो है यहाँ पर आते हैं, आई एम ए सिंगर, तो मेरे सिंगर होने का पता चल रहा है, एम मतलब क्या होता है, हूँ, तो होने का जो पता चल रहा है वो एम से, तो एम भी क्या हो जाएगा, वर्ब। सी इज ए टीचर, उसके टीचर होने का पता, तो होने का पता जो चल रहा है कि वो है, तो क्या है, टीचर है, तो होने का पता चल रहा है इज से, तो इज क्या हो जाएगा, वर्ब। अब हम लोग समझते हैं इसमें, राम टीचेज मी, तो राम मुझे पढ़ाता है, तो राम के होने का पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन राम के कोई काम करने का पता चल रहा है, किससे, टीच से। टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो कोई काम करना, तो काम करना मतलब कोई वर्ब, तो ये हो जाएगा वर्ब। प्ले हो गया, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो काम कोई हो रहा है, किससे पता चल रहा है, किस सबसे पता चल रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो देश से तो पता नहीं चल रहा है, क्रिकेट से पता नहीं चल रहा है, तो प्ले से पता चल रहा है कि हाँ कोई काम हो रहा है। तो जब कोई काम किया जा रहा है तो वही क्या कहलाएगा, वर्ब। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि ये वर्ब हो गया। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो गया होगा कि ये भी वर्ब है, 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 तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको कहा जाता है एक्जुलरी वर्ब, इसको कहा जाएगा एक्जुलरी वर्ब, ये हो गया आपका एक्जुलरी वर्ब, और ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब बोलो या प्रिंसिपल वर्ब, मतलब इसमें 2 प्रिंसिपल वर्ब है और बाकी सब जो है मेन वर्ब, ये सॉरी 2 प्रिंसिपल वर्ब है और बाकी सब एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब जब आ रहा है तो इसमें से थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है कि एक्जुलरी का स्पेलिंग क्या होता है। क्यों, स्पेलिंग मिस्टेक्स, अभी एक टॉपिक हमने लिखा था वोकैबुलरी में
कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी चीज़ को जब भी पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका स्पेलिंग पर आप गौर कीजिए कि स्पेलिंग को शुद्ध शुद्ध आप लिखना शुरू कर दीजिए आज से, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक्जुलरी का जो स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ, एक्जुलरी का स्पेलिंग ये होती है AUXILIARY एक्जुलरी। आपका एग्जाम में एक्जुलरी का स्पेलिंग पूछ चुका है। ग्रामर का स्पेलिंग कितने भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो ग्रामर का भी स्पेलिंग आप लोगों को पता ही होगा, GRAMMAR। कितने लोग MMER बोलते हैं, अब ER के चक्कर में गलत हो जाता है, तो GRAMMAR ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे मुझे कुछ ध्यान आ गया इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं ईश्वर हूँ नहीं, मैं भी एक आम इंसान हूँ, तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। तो आज तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है कि टीचिंग में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम लोग इधर से बोल रहे हैं आपको और लिख रहे हैं, तो कभी कभी सब बोल रहे हैं सही, लेकिन चूंकि लिख रहे हैं तो एक आध लेटर छूट जाते हैं। जैसे स्टूडेंट ही लिख रहे हैं, हो सकता है बाई मिस्टेक स्टूडेंट में कुछ भी छूट जाए, ई छूट जाए या एन छूट जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़कर आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे भी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ। जब भगवान गलती कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं गलती कर सकते हैं, भगवान से भी बहुत बड़ी बड़ी गलती हो चुकी है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं वर्ब की ओर। तो वर्ब आपका दो प्रकार का आ गया, तो एक एक्जुलरी वर्ब हो गया और एक मेन वर्ब हो गया। तो अब एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब को हम लोग डिटेल से समझेंगे, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग समझते हैं एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। देखिए, जब वर्ब जो है तो वर्ब तो दो प्रकार की हो गई, तो वर्ब दो प्रकार की होगी। एक तो हो गई एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब का जो है वो दूसरा नाम है, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। मतलब एक्जुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। एक्जुलरी का मतलब ये होता है असिस्टेंट, मतलब सहायक या सहायता करने का काम किया जाता है। मतलब कि आप जानते होंगे कि एक सीएम होता है, एक डिप्टी सीएम, मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो जो मेन वर्ब है समझ लो मुख्यमंत्री है, और जो एक्जुलरी वर्ब है वो है डिप्टी सीएम, मतलब उप मुख्यमंत्री है। आगे हम लोग समझते हैं कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब। आगे हम लोग समझते हैं मेन वर्ब। तो एक्जुलरी का स्पेलिंग जैसे हुआ, तो मेन वर्ब का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग मिस्टेक्स जो कि एग्जाम में आ चुका है, तो प्रिंसिपल वर्ब जब लिखा रहेगा, मतलब मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग एक होता है ये प्रिंसिपल, एक होता है ये प्रिंसिपल। तो जो वर्ब होता है इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, मतलब मुख्य। तो आप बोला जाएगा कि जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल रहते हैं, स्कूल में जो प्रिंसिपल रहते हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो यही प्रिंसिपल है। क्यों वो ये प्रिंसिपल है? क्योंकि जो भी स्कूल या कॉलेज के जो मेन रहते हैं, वो हेड रहते हैं, उन्हीं को प्रिंसिपल हो जाता है। तो मेन कॉलेज का मेन, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का मेन, या फिर किसी स्कूल का मेन, तो वही प्रिंसिपल होता है, PAL। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांतवादी व्यक्ति सुने हो कि ये बहुत बड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति है, तो वही होता है प्रिंसिपल। PLE मतलब सिद्धांत और PAL मतलब मुख्य, मेन। अब हम लोग चलते हैं, एग्जाम में भी आ चुका प्रिंसिपल का स्पेलिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अब हम लोग को समझना है कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है। तो आमतौर पर मतलब जनरली एक्जुलरी वर्ब 24 इनका संख्या होता है, मतलब नंबर ऑफ एक्जुलरी वर्ब। मैं एक एक करके एक्जुलरी वर्ब का संख्या लिख देता हूँ। जैसे इज हो गया आपका एम, आर, was, were, have, has, had, do, does, did, shall, should, can, could, may, might, will, would, used to, ought to,
डेयर, नीड, मस्ट। तो टोटल आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए मोटा माटी, मतलब जो भी हो सकता है कि एक दो छूट गया हुआ मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है टोटल। अब इसमें क्या है ना कि इसमें से यहां से लेकर इसको जो है इतना जो हो गया आपका, इसको बोला जाता है मॉडल वर्ब। मतलब कि यहां से लेकर इतना को बोला जाता है क्या, मॉडल वर्ब। मतलब कि ये टोटल, आपसे कोई पूछेगा टोटल क्या है, तो टोटल तो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इतना क्या है तो मॉडल वर्ब है। मतलब कि जितना भी मॉडल वर्ब है सब ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। मतलब कि मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब कि सारा मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, लेकिन सारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मॉडल वर्ब नहीं हो सकता है। तो बस मॉडल वर्ब की संख्या यहां से लेकर आपका यहां हो गई कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये मॉडल वर्ब है, तो इसको बोला जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये टोटल को बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये मोटा माटी आपका ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि आपको ऑक्सिलरी वर्ब अभी पढ़ा भी हम नहीं रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास चल रही थी, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको कि अच्छा ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसमें इतना मॉडल वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब की संख्या कुछ और बढ़ भी सकती है। आगे जब हम इसका जब मेन टॉपिक पर आएंगे, जब डिटेल से पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो बढ़ेगी या घटेगी वो बात का चीज़ है, तो उसमें आपको अभी टेंशन नहीं लेना। अभी सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है जितना से आप कंपटीशन में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यह बेसिक क्लास है, पहले ही बता चुका मैं कि ये बेसिक क्लास चल रही है आपका, तो बेसिक क्लास में उतना ही बताया जाएगा जितना कि आपके माइंड में रह सकता है। अब कुछ चीज़ ऐसा है, मैं इसी में आप सेल के बारे में यूज शुरू कर दूँ, यूज टू का यूज शुरू कर दूँ, आउट टू का यूज शुरू कर दूँ, तो फिर ये बेसिक क्लास का मतलब मेरा दिमाग से आपका उड़ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वर्ब कहा किसको जाता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब। अब बोला जाएगा कि प्रिंसिपल वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो ये लिमिटलेस है, ये इनफाइनाइट है, मतलब कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? अब हो गया गो, प्ले, रन, वॉक, टीच, रीड, प्ले, कुछ भी चीज हो गया जो कि जैसे खेलना, उठना, बैठना, चलना, टहलना, पढ़ना, ठीक है, मूवी देखना, तो ये जो वर्ड हो गया ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब कभी भी लिमिट नहीं हो सकता, इसको आप लिमिटेशन के अंतर्गत नहीं बांध सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिट हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब की संख्या लिमिट नहीं हो सकती है। मेन वर्ब कौन सा हो गया आपका? गो हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया। मतलब इसको हम लिख नहीं सकते हैं, जितना भी लिख दें ये कम भी हो जाएगा। टीच, रीड, प्ले, गो, कम, वो तो लिखा हुआ है ये कम, मतलब जितना भी लिख दीजिए ये हो गया। तो मोटे मोटे ये वर्ब आपका हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट आपको समझ में आ चुका है कि जो कोई काम को करने वाला रहता है या जिसके बारे में चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, जिस सबसे किसी कार्य के होने या करने का पता चले, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा ग्रामर टिका हुआ है। आगे जो भी क्लास चलेगी इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगी, आगे जो भी क्लास चलेगी आपकी इसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाली है कि सब्जेक्ट, मैं बार बार ये चर्चा करूंगा कि इस चीज़ का सब्जेक्ट ये है। चाहे कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँ, चाहे वो मैं आपका नाउन पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ या फिर एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार ये सब प्रयोग करने वाला हूँ कि इसका सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है। तो जब मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका मैंने बेसिक क्लास चलाया है वो बेसिक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। S प्लस V प्लस O, ये तीन चीज़ है जो हमारा पिलर तैयार हो चुका है। अब इस तीन चीज़ में मैं सब्जेक्ट को डील कर चुका हूँ, वर्ब को डील कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट को डील करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट होती क्या है जो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम टीचेज मी, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। उसके बाद हम लोग चलते हैं सी रीड्स ए बुक, आई एम अ सिंगर। अब हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। ये सब्जेक्ट है, आप लोग को पता हो चुका होगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जान चुके हैं। वर्ब, ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है।
ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। पता चल रहा है आप लोग को कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब है। तो हम लोग यहाँ तक हो चुका है। तो अब आप लोग तो कुछ लोग तो आंख बंद करके कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट को हम लोग को जानना है कि ऑब्जेक्ट का कहना है क्रिया का प्रभाव, मतलब जो वर्ब जब हो रहा है, मतलब कोई काम किया जा रहा है, तो उस काम से जो भी इंसान या वस्तु, कोई भी चीज जो प्रभावित हो जाता है, मतलब क्रिया से जो प्रभावित होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब क्रिया से कौन प्रभावित हो रहा है? अब राम तो पढ़ाने काम कर रहा है। जब राम पढ़ाने काम कर रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहा है? पढ़ाया किसको जा रहा है? तो मी को पढ़ाया जा रहा है। तो जब मी को पढ़ाया जा रहा है तो मी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे तो है खेलने का काम कर रहा है, लेकिन खेला क्या जा रहा है? तो खेला क्रिकेट जा रहा है। इससे खेलने से प्रभावित कौन हो रहा है? क्रिकेट हो रहा है। जब क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। सी रीड्स ए बुक, पढ़ा क्या जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है, तो बुक क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। आई एम ए सिंगर, यहाँ पर काम से प्रभावित कौन हो रहा है? कोई नहीं। क्यों? काम ही नहीं हो रहा है तो प्रभावित कौन होगा? यहाँ पर तो काम हो रहा है, पढ़ाने काम हो रहा है, यहाँ पर खेलने काम हो रहा है, यहाँ रीड पढ़ने काम हो रहा है, यहाँ कौन सा काम हो रहा है? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? तो इसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का एक भाई है छोटा सा, मतलब देखने में सेम टू सेम लगेगा, कभी लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, कभी लगेगा कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा भाई है, वही कहलाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अब हम लोग को अंतर करना पड़ेगा कि आखिर ऑब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट किसको कहा जाता है। तो समझिए यार, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर। डेफिनेशन बता चुके हैं कि जो क्रिया से प्रभावित हो जाता है, मतलब कि वर्ब का चोट जिस चीज पर पड़ रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का काम है, वो प्रभावित नहीं होता किसी से, बल्कि उसका सिर्फ एक ही काम है, वो क्रिया के अधूरेपन को पूरा करता है। तो आप लोग ऑब्जेक्ट तो पहले समझ चुके होंगे, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से। कॉम्प्लीमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट का ही एक तरीके से पार्ट हो गया। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट कि आखिर कॉम्प्लीमेंट कहाँ किसको जाता है। देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सी इज ए डॉक्टर, आई एम ए सिंगर, दे आर टीचर्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आती है या कॉम्प्लीमेंट आती है। हम पहले ही बता चुके हैं। अभी यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं या कॉम्प्लीमेंट। तो इस बार जो आ रही है सब मैं कॉम्प्लीमेंट रखा हूँ। क्यों? आप गौर से देखो, कोई काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगी? कोई प्रभावित भी नहीं होगी। जो प्रभावित होती है वही ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो जब काम ही नहीं हो रहा है तो प्रभावित क्या होगा? जब प्रभावित नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो जो क्रिया के अधूरेपन को पूरा करती है वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे इसको यहाँ से यहाँ हटा देते हैं, तो क्या आपका सेंटेंस जो है, आपका जो वर्ब है वो अधूरा है या नहीं? सी इज अधूरा है, या फिर इसको ये बोल सकते हैं पूरा का पूरा वाक्य अधूरा है। तो जो अधूरा है उसको पूरा कीजिए ना। तो पूरा करने के लिए जो शब्द आएगा वही क्या कहलाएगा? पूरक। सी इज ए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर जो हो गया ये पूरक। पूरक का ही कहा था कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी ही होता है पूरक। पूरक मतलब पूरा करने के लिए जो आता है वो कहलाता है पूरक। जैसे कि समझते हैं, हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री को क्या कर देता है? पूरा। तो 90 डिग्री को जो पूरा करने का काम करता है वो पूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो 180 डिग्री को पूरा करने का काम करता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, संपूरक कोण। तो वही होता है जो मैथ में वो क्या करता है? 90 डिग्री को पूरा करता है। यहाँ पर क्या है? सेंटेंस को पूरा करता है, बस वही कॉम्प्लीमेंट है। आप गौर से देखोगे कॉम्प्लीमेंट जो बना है वो किसे बना है? तो कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? मीन को करता है। मीन मतलब मीनिंग। जो मीनिंग को कंप्लीट करता है, मतलब अर्थ को जो पूरा करता है, क्रिया के अधूरेपन को जो पूरा करता है वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट।
तो आपको अब समझ में आ गया वो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, एक जो है क्रिया से प्रभावित होता है, दूसरा क्रिया से प्रभावित नहीं होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम लोग सब्जेक्ट जान चुके हैं, वर्ब जान चुके हैं, ऑब्जेक्ट जान चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट जान चुके हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, वो भी जान चुके हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, ये भी जान चुके हैं। 24 में ही 12 या 13 जो होता है, सेल बिल को एक ही यूनिट में रखेंगे तो 12, यदि अलग अलग कर देंगे तो 13, तो उसी में से वही 24 में से 13 जो होते हैं मॉडल वर्ब होते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब पर मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है जो मैं अभी डील करता हूं, जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि वो बेसिक क्लास का चीज़ नहीं है, लेकिन मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि मॉडल वर्ब का एक रूल होता है, मॉडल वर्ब। इसका रूल होता है कि मॉडल वर्ब कहीं पर भी आ रहा है तो मॉडल वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V1 में रहेगा, मतलब वर्ब का पहला रूप रहेगा। समझते हैं इस बात को? जैसे मैं लिख रहा हूँ ही के साथ मैं लिखता हूँ इट्स, क्यों? क्योंकि ही के साथ इट नहीं हो सकता, इट्स होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ही के साथ इट्स होता है। लेकिन इट्स का ओरिजिनल रूप क्या होता है? ओरिजिनल रूप मेरा ईट होता है, ना कि इट्स। ये हो गया ओरिजिनल रूप, मतलब वर्ब का पहला रूप ही ओरिजिनल रूप कहलाता है। बाकी सब जो है बनावटी है। इट्स जो हो गया बनावटी, ईटिंग बनावटी हो गया, ईटन बनावटी है। ओरिजिनल रूप जो होता है वो ईट है, मतलब कि किसी वर्ड का जो जन्म हुआ है, जो जन्मजात जो वर्ड है वो ईट है। हमको आवश्यकता पड़ा तो उसको ईट को ईटिंग बनाया गया है और ईटन बनाया गया है और इट्स बनाया गया है। अब हम लोग उसी तरह से करते हैं दे, तो दे के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? दे के साथ इट्स नहीं होगा, दे के साथ इट होता है, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। आगे की चर्चा है। तो ही के साथ हमने लिखा है यहाँ पर इट्स, जो कि सही है, इट्स ही होगा। लेकिन बीच में यदि कोई आप मॉडल वर्ब डालते हैं, जैसे कैन एक मॉडल वर्ब है तो कैन को हम बीच में डाल रहे हैं, यहाँ पर देख के बाद हम कैन डाल रहे हैं, CAN कैन। अब जो है कैन है तो एक मॉडल वर्ब आ गया, तो मॉडल वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ब होगा, कोई भी जो मेन वर्ब होगा, वह अपने असली रूप में रहेगी, मतलब वह वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। तो ही इट्स होता है, लेकिन यदि कैन आ गया तो अब ही कैन, अब यहाँ पर इट्स नहीं होगी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? ईट। मतलब अब सही रूप क्या हो जाएगा मेरा? ही कैन ईट। तो इसी को बोला गया है कि मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब, मतलब कि मॉडल वर्ब के बाद आने वाले जो भी वर्ब रहेगी वो अपने पहले रूप में रहेगी। तो ही के साथ इट्स होता है, कब तक होता है इट्स? जब तक मॉडल वर्ब नहीं रहेगा। लेकिन मॉडल वर्ब आ गया है तब कभी भी वो इट्स या ईटिंग या ईटेन नहीं होगी, और एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखें कि मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब, जैसे कि देख लो, जैसे ही के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? गोज, ही गोज, वह जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम विल डाल देते हैं, WILL, ही के बाद विल डालते हैं, तो ही विल गो जब नहीं होगा, क्या होगा? ही विल गो। क्यों? विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? V1। तो ही गोज अकेले रहेगा तब होगा, लेकिन यदि कोई मॉडल वर्ब आ गया तो ही गोज नहीं, ही विल गोज नहीं, बल्कि ही विल गो हो जाएगा। क्यों? मॉडल वर्ब आ गया है, मॉडल वर्ब के बाद V1 होता है। बस यही एक रूल है, जो कि छोटा सा टॉपिक है, जो कि अचानक माइंड में आ गया तो मैंने बता दिया हूँ। हालांकि ये बेसिक क्लास का चीज़ नहीं था। आगे अब हम लोग चलते हैं। हम लोग सब्जेक्ट जान चुके हैं, वर्ब जान चुके हैं, ऑब्जेक्ट जान चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का नाम है SSPP। ये फॉर्मूला SSPP। अब क्या है SSPP, जो समझते हैं वो समझने से पहले मैं कुछ शब्द लिखने चाह रहा हूं यहाँ पर। वाई समझते हैं
यहाँ पर हम लिखें बॉय, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, ईट्स, प्ले, गोज, कम्स, रीड्स, इंजीनियर्स। आप लोग को ये बताना है, वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं और पॉज कर सोच सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इस वर्ड में से आपको केवल और केवल ये बताना है कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है और कौन सा वर्ड प्लूरल है। आप लोग को सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा वर्ड, मान लीजिए कि बॉय आपका मन है कि बॉय सिंगुलर, तो इसके नीचे आप एस लिख सकते हैं, जो मर्जी है जो आप लिख सकते हैं, जो आपके माइंड में आता है वो माइंड में आप लिख सकते हैं। 2 मिनट या 3 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप अपना कवर कर लो या वीडियो को पॉज कर आप सोच लो कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। वीडियो को आप पॉज कर आप बता सकते हैं, फिर मैं आता हूँ 1 मिनट के। तो हमने अभी बताया था कि बॉय जो है ये इसमें कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले सिंगुलर प्लूरल जानने से पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा शब्द वर्ब है। ये दो चीज, मतलब ये दो चीज अंग्रेजी का शुरुआत होता है जिस चीज को आप पकड़ लिए, नाउन पकड़ना आप सीख गए और वर्ब पकड़ना सीख गए, मतलब कि आप जो है इंग्लिश को मतलब पकड़ चुके हैं, उसके रास्ता पर आप जा चुके हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। मतलब कि आप एक सहजता महसूस कीजिएगा इंग्लिश में यदि आप पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड वर्ब है। बस ये दो चीज़ वैसे तो जानना बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत सारा चीज़ जानना जरूरी है, लेकिन बेसिक में आप 2 चीज़ जान जाते हैं कि नाउन कौन सा वर्ड है और वर्ब कौन सा वर्ड है, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा रहेगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है। नाउन तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, नाउन एक दिन का चीज़ है नहीं, इसमें 10 क्लास लगते हैं नाउन में बेहतरीन तरीके से पढ़ाने में। अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा तब 10 क्लास कम से लग ही जाएंगे। सिर्फ मैं समझाता हूँ नाउन होता क्या है। कि नाउन मीन्स नेम होता है, मतलब कि दुनिया में जो भी नाम है वो सब के सब नाउन कहलाते हैं। अब समझिएगा कि हम लोग आँख से कोई भी चीज़, अपनी आँखों से कोई भी चीज़ को, जिस चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी वैसा वस्तु जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारा चीज नाउन हो जाएगा। तो आप देखिए बॉय को देख सकते हैं नाउन है, टीचर को देख सकते हैं नाउन है, डॉक्टर को देख सकते हैं नाउन है, स्टूडेंट को देख सकते हैं नाउन है। ईट नाउन नहीं है, ये जो शब्द है ये वर्ब है, ये शब्द जो है ये वर्ब है। ईट मतलब खाना होता है, मतलब कोई काम करना। प्ले भी एक वर्ब है, गोज वर्ब है, कम वर्ब है, कम्स भी वर्ब है, रीड एक वर्ब है पढ़ना, रीड्स मतलब पढ़ना होता है, ये भी वर्ब है। इंजीनियर इंसान का नाम होता है, कोई भी पोस्ट का नाम होता है ये। तो इंजीनियर जो होता है एक इंसान के पोस्ट का होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा नाउन। मीन्स क्या हो गया कि ये जो हो गया ये नाउन है। आपका टीचर भी क्या है नाउन है, डॉक्टर क्या है नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है नाउन है। तो नाउन है, नाउन है, नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, गोज वर्ब, कम वर्ब, कम्स वर्ब, रीड वर्ब, रीड्स वर्ब, और ये नाउन हो गया। तो हम लोग को इतना पता चल चुका है कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है। अब हम लोग समझते हैं जो फॉर्मूला है वो समझते हैं। ये फॉर्मूला नहीं, पहले समझते हैं, वो फॉर्मूला तो बाद में समझेंगे। तो कोई भी जो नाउन होती है, कोई नहीं मतलब कि अधिकांश नाउन जो हो गया, मतलब कि टोटल का तो बात करेंगे नहीं क्योंकि इंग्लिश में टोटल कभी होता ही नहीं है। तो नाउन जो होती है सिंगुलर होती है और इसका जो बनाया जाता है प्लूरल बनाया जाता है। मतलब होती है नाउन सिंगुलर लेकिन उसको बनाते हैं हम लोग प्लूरल। लेकिन कोई भी जो वर्ब होती है वर्ब प्लूरल ही होती है। जी हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिए कि दुनिया के कोई भी जो वर्ब है मेन वर्ब वो प्लूरल होती है। तो आप बोलोगे सर रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, तो क्या ये प्लूरल है? जी हाँ, ये प्लूरल है। ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, मतलब कोई भी वर्ब। कम, जी हाँ कम प्लूरल है। आप कहोगे कि प्ले, प्ले, जी हाँ प्लूरल है। मतलब वर्ब प्लूरल ही होती है, वर्ब सिंगुलर नहीं होते, वर्ब प्लूरल ही होती है। तो प्लूरल तो होती है लेकिन क्या इसका सिंगुलर बना सकते हैं? जी हाँ, होती प्लूरल है लेकिन इसका हम लोग सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जो आगे चलते हैं। नाउन जो होती है सिंगुलर होती है, इसका प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब जो होती है प्लूरल होती है और इसका सिंगुलर बनाया जाता है। तो नाउन जो भी रहेगा अपने असली रूप में, नाउन हो जो असली रूप में रहेगा वो सिंगुलर रहेगा और वर्ब जो अपने असली रूप में है वो प्लूरल आती है। तो अब वाय देखिए तो वाय अपने असली रूप में है कि नहीं? हाँ, वाय अपने असली रूप में है। तो असली रूप में नाउन क्या रहती है? सिंगुलर रहती है, तो ये सिंगुलर रह गई।
यहाँ पर टीचर जो है आपको किसका डुप्लीकेट रूप क्या है, मतलब बनावटी रूप क्या है, तो बनावटी रूप आपका ये हो जाएगा बॉयज, क्योंकि निर्माण बॉय का हुआ है, बॉयज का नहीं हुआ, तो बॉयज क्या हो जाएगा, तो बॉयज प्लूरल है। तो नाउन में एस या ईएस लगाने से नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो बॉयज प्लूरल हो सकती है। उस तरह से टीचर, टीचर नाउन है तो नाउन सिंगुलर होती है, इसको प्लूरल बनाएंगे तब ना प्लूरल बनेगा, लेकिन ओरिजिनल रूप में तो ये सिंगुलर होती है। उस तरह से डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भी सिंगुलर है, क्यों, डॉक्टर नाउन है। अब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी नाउन है तो सिंगुलर होना चाहिए था, कब, जब इसमें एस नहीं लगाते तब ना सिंगुलर होता। जब मान लीजिए स्टूडेंट है तो ये सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर तो एस लगा दिए हैं, तो अब जब एस लगा दिए हैं ना तब तो ये प्लूरल बन गया है नाउन, लेकिन एस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। अब कहोगे ईट्स क्या है, तो ईट्स के ईट जो है वर्ब है, तो हम क्या बताए हैं कि वर्ब अपने असली रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। तो असली रूप में ना प्लूरल होती है, लेकिन यहाँ पर असली रूप नहीं लिखा हुआ, असली रूप मतलब V1 होता है, तो ईट जब रहता है तब प्लूरल रहते हैं। लेकिन अब ईट्स क्या है, तो ईट्स जो है वो सिंगुलर है। क्यों ईट्स सिंगुलर है बताते हैं। नाउन में एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है, मतलब नाउन होता है सिंगुलर, उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगी। और वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है, और उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, प्लूरल से सिंगुलर। तो ईट जो है वर्ब है, तो वर्ब में एस या ईएस लगता है तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर। तो ईट प्लूरल था, लेकिन एस लगा दिए तो क्या बन गया, सिंगुलर। उस तरह से प्ले, प्ले वर्ब है, असली रूप में है, तो वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल होती है, तो ये प्लूरल है ही। अब आते हैं गोज। गोज तो अपने असली रूप में है नहीं, गोज तो अपने असली रूप में नहीं, गोज का असली रूप क्या है, गो। तो गो जब रहती तो प्लूरल रहती है, क्यों, वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल रहता है। तो गोज क्या है, तो गोज जो है सिंगुलर है, मतलब कि गोज जो है वो सिंगुलर है। अब बताते हैं कम, कम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है। तो पहले ये बताओ कम है क्या, नाउन या वर्ब, तो वर्ब है कम। तो कम जब वर्ब है तो वर्ब अपने असली रूप में क्या रहती है, प्लूरल, तो ये क्या है, प्लूरल है ही। कम्स क्या है, तो कम्स सिंगुलर हो जाएगी, कम्स जो है वो सिंगुलर हो जाएगी, क्यों, कम्स है प्लूरल, लेकिन इसमें एस या ईएस लगा दिए हैं। तो वर्ब में यदि एस या ईएस लगता है तो वो क्या बन जाते हैं, रीड। रीड पहले बताइए नाउन है या वर्ब, तो रीड है वर्ब। अब इसमें हम लोग रीड वर्ब है, तो वर्ब अपने असली रूप में क्या होती है, प्लूरल, इसलिए इसको प्लूरल लिखा गया है। हाँ, इसमें एस या ईएस लगाते हैं, जैसे एस लगा दिए यहाँ पर, रीड ईएस नहीं लगेगा, मतलब एस लगा दिए हैं, तो वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। तो अब रीड, रीड्स क्या है, तो रीड्स सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है, क्योंकि रीड है वर्ब, असली रूप में रहेगा तब ना प्लूरल रहेगा, लेकिन यहाँ पर असली रूप में नहीं है, रीड में एस लगाया गया है, तो जब असली रूप में एस लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो अब रीड्स जो है वो सिंगुलर होगी। इंजीनियर क्या है, इंजीनियर नाउन है, तो नाउन अपने असली रूप में सिंगुलर रहती है, तो इंजीनियर जब तक रहता तब ना सिंगुलर रहता, लेकिन अब इंजीनियर में एस लगा दिया गया है तो इंजीनियर्स हो गया, तब ये क्या हो गई, प्लूरल। मतलब अब आप लोग को ये जान चुके होंगे कि कौन सा वर्ड सिंगुलर हो सकता है, कौन सा वर्ड प्लूरल। मतलब कि दो मेन इसमें जो निकल कर आ रहा है इसका समरी वो ये है, मैं दो नाउन बता रहा हूं, समझिएगा गौर से। नाउन अपने असली रूप में सिंगुलर होती है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो अपने असली रूप में प्लूरल होती है, उसका सिंगुलर बनाया जाता है। अब इसको मैं एक पॉइंट से और भी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि जिसमें देखिएगा कि ये क्या होते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने मैंगो, तो मैंगो जो क्या है, नाउन है। अब एक शब्द मैं लिख रहा हूं आपके सामने गो, गो क्या है, वर्ब है, तो ये शब्द नाउन है और ये शब्द क्या है, वर्ब है। तो मैंगो जो हो गया, मैंगो में ईएस लगाइए आप, तो ये जो शब्द है वो सिंगुलर है, और ये जो शब्द है वो क्या है, प्लूरल है। क्यों, नाउन अपने असली रूप में सिंगुलर रहती है, वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल रहती है। अब MANGOES, अब जब हम लोग मैंगोज करेंगे तो ये प्लूरल बन गई, मैंगोज जब किए तो प्लूरल बन गई, क्यों, नाउन सिंगुलर था, एस एस लगाए तो प्लूरल बन गया। अब गो वर्ब है तो गो प्लूरल है अपने असली रूप में, लेकिन गो में जब ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये सिंगुलर बन जाएगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सिंगुलर प्लूरल वाला मामला क्या है, कि क्या सिंगुलर प्लूरल वाला मामला है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को डील करते हैं, और यही मेरा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, और बेसिक क्लास का भी समझिए एक तरीके से ये लास्ट टॉपिक ही रहेगी, जो कि अब ज़्यादा 5 मिनट हम लोग का क्लास चलेगी। तो हम लोग समझते हैं कि SSPP क्या है। तो SSPP को समझने के लिए मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि बॉय प्ले या प्लेज, आपको ये बताना है। दूसरा, बॉयज प्ले या प्लेज, ये बताना आपको है।
अब बाकी इसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात का टॉपिक है। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि जो बॉय शब्द लिखे हैं बॉय के साथ प्ले होगा या प्लेस, यहाँ पर बॉयज के साथ प्ले होगा या प्लेस। तो समझते हैं कि एसएसपीपी फॉर्मूला है क्या, इसको हम पहले बताते हैं। एसएसपीपी फॉर्मूला ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। मतलब यदि हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में एस प्लस भी प्लस ओ, इतना ही ना सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, एस प्लस भी प्लस ओ। तो हमने क्या कहा था आपको कि एस प्लस भी पर ज़्यादा बल दीजिएगा, ज़्यादा जोर दीजिएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा सब्जेक्ट और वर्ब पर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी आपको प्लूरल रखना पड़ेगा। यही नियम दिया गया है एसएसपीपी। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो आप देखिए तो बॉय जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बॉय नाउन है तो नाउन अपने असली रूप में क्या रहती है, सिंगुलर, तो ये है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए, क्यों, एस के साथ एस रहना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या ये सिंगुलर है, नहीं सिंगुलर है, क्यों, वर्ब तो कभी सिंगुलर होते नहीं अपने असली रूप में, वर्ब तो प्लूरल रहती है। तो इसको सिंगुलर बनाइए, तो सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या लगाया गया, एस। तो अब ई एस है तो ई भी एस है, तो बॉय के साथ प्ले ना होकर क्या हो जाएगा, बॉय के साथ प्लेज। क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब यहाँ देखिए बॉयज तो नाउन है, तो नाउन में एस लगाकर क्या किया गया है, प्लूरल बनाया गया है, तो ये प्लूरल हो गया। अच्छा ये वर्ब जो है वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, तो वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल रहती है, तो ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉयज के साथ क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, बॉयज के साथ क्या हो जाएगा, प्ले। मतलब कि बॉयज प्ले लेकिन बॉय प्लेज। क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग को एसएसपीपी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और सारा बेसिक क्लास जो आज हम लिए हैं वो एक छोटा सा प्रयास था जिससे कि आप कंपटीशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो कंपटीशन में बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करने के लिए, कंपटीशन में बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करने के लिए और कठिन से कठिन रूल को समझने के लिए आज का जो क्लास था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। इस क्लास को आप कम नहीं आंकिएगा कि ये क्लास जो है बेसिक क्लास है, तो इसी के ऊपर आपका ईंट पर ईंट जुड़ता जाएगा। मतलब कि बिल्डिंग तैयार करने के लिए जो ईंट रखा गया है वो ये आपका बेसिक क्लास ही आगे काम देने वाला है। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि राम के साथ इज लगेगा या आर लगेगा, बॉय के साथ इज लगेगा या आर लगेगा, दे के साथ हैव या हैज, सी के साथ हैज या हैव। आगे चलते हैं, राम के साथ गो या गोज, दे के साथ प्ले या प्लेस। तो मैं जो बता रहा हूँ वो बस एसएसपीपी बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हमको देना है। क्यों, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका आगे काम आने वाला है। तो पहले हम लोग ये कहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो राम है, राम एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज होता है। जिनको पता नहीं है मैं छोटा टॉपिक लिख देता हूँ, जितना भी हो सकता है, इज हो गया, वाज हो गया या फिर हैज हो गया। आगे जो है बाद में मैं बताऊंगा। तो इज हो गया, वाज हो गया और हैज हो गया, ये जो होते हैं एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब, इनको कहा जाता है सिंगुलर वर्ब। हालांकि आप लोग सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोग जिनको पता नहीं है, जिनका लेवल बहुत ही नीचा है, उनके लिए मैं लिखता हूँ आर हो गया या फिर वर हो गया और हैव हो गया। ये तीन जो हो गए मतलब मुख्य रूप से जो कि ज़्यादा यूज किया जाएगा, मतलब अभी मैं लेटेस्ट में यही यूज करने वाला हूँ, बाकी तो आगे यूज जो होगा। तो इसको कहा जाता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो 99% विद्यार्थियों को ये सब चीज़ पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इज, वाज और हैज को क्या आपको दिमाग में रखना है कि ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। आर, वर और हैव को क्या रखना है, प्लूरल वर्ब होता है। तो अभी बताइए कि राम आपका सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो राम के साथ इज लगेगा।
अब बॉय के साथ क्या लगेगा, इज की आर। तो अब ये बताइए कि बॉय है सिंगुलर या प्लूरल है, तो बॉय एक ही लड़का ना है, एस लगा हुआ रहता तो 2 लड़का रहता या 3 लड़का रहता तो प्लूरल रहता। तो बॉय जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देना है, तो आर तो प्लूरल होता है तो इज लग जाएगा इसमें। अब दे के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, तो दे के साथ देखिए दे जो होता है दे प्लूरल होता है। क्यों, दे एक व्यक्ति के लिए कभी प्रयोग नहीं किया जाता। जब एक से अधिक इंसान रहता है 2, 4, 5, 6, 8, 10 तो उसके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। जब दे का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है तो प्लूरल, तो जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब देखिए तो प्लूरल वर्ब कौन सा है, हैव है प्लूरल वर्ब की नहीं, तो हैज तो सिंगुलर वर्ब है, तो दे के साथ हैज ना होकर क्या हो जाएगी, हैव होगी। क्यों होती है दे के साथ हैव या हैज, क्यों, क्योंकि यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब सी जो है एक इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है, एक स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, एक लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है सी। एक से अधिक लड़की रहेगी तो सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सी का प्रयोग एक के लिए किया जाता है, एक के लिए किया जाता है मतलब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो सी के साथ इसलिए हैव न लगकर क्या लगता है, हैज। क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब राम के साथ गो होगा कि गोज होगा, तो यहाँ तक जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब डाल रहे थे ये एक्जुलरी वर्ब वाला डाल रहे थे, सब एक्जुलरी वर्ब, देखो तो सब एक्जुलरी वर्ब है। अब आप लोग देखिए कि अब हम लोग मेन वर्ब भी डाल दिए हैं, तो एक्जुलरी वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही होगा। अब देखिए हम मेन वर्ब डालते हैं, राम के साथ गो या गोज, तो आपको याद होगा अभी तुरंत हमने बताया है कि जो मेन वर्ब होता है अपने असली रूप में क्या होते हैं, प्लूरल होती है। तो राम जो हो गया गो है तो गो प्लूरल है, और राम जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल कभी हो नहीं सकता है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। तो राम के साथ हमेशा क्या होगा, गोज। उस तरह से दे जो होता है अभी हमने बताया था यहाँ पर कि दे एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दे जो होती है वो प्लूरल, तो दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या देंगे, प्लूरल। प्लेज नहीं, प्लेज क्यों देंगे भाई, प्लेज तो सिंगुलर ना है। नाउ ये वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल रहती है, तो इसका असली रूप कौन है, प्ले, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल मैचिंग होगा, तो ये इसके साथ ये। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि SSPP फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो अब हम लोग आज इतना ही समाप्त करते हैं बेसिक क्लास की ओर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोग को आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल जो है आपका द इंग्लिश लॉजिक, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इसको ग्रोथ करने में आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, ताकि मैं हर एक विद्यार्थी तक सरल से सरल भाषा में इंग्लिश बता सकूं। और ख़ासतौर पर बिहार यूपी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और मैं आपको कोई भी प्रश्न रहे, मतलब कि आपको जैसे आज भी मैंने क्लास बता दिया, तो कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट को क्लियर करवा सकते हैं हमसे। आप जितने भी प्रश्न रहे डाल दीजिए, मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो एक एक करके सारे प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।